हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। आज हम क्लास 10th के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आने वाली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो क्या है नियम? उत्तर है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ये जो रेखा, जो किरण जो आती हुई प्रतीत होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। और ये जो आती हुई किरण दर्पण से टकराकर जो दोबारा लौट जा रही है, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। देखिए तीनों एक ही तल में है। ठीक है, फिर कहता है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। कहता है कि जो आती हुई प्रतीत हो रही है, ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, जिसे आई द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और परावर्तक कोण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर द्वारा दर्शाते हैं। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश की प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उत्तर है हमारा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश जो है किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण यानी छोटे कण होते हैं, इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी सभी दिशाओं में बढ़ जाना। प्रसारित मतलब सभी दिशाओं में बढ़ जाना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। तो उत्तर है हमारा, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी जितना काम करना पड़ता है, उसे बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नवीकरण तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में दो अंतर लिखें। यानी दोनों का क्या करना है कि हमको अंतर लिखना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसे वस्तु जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरण करने की क्षमता रखता है, यानी खुद को जल्दी से उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? ऐसे वस्तु जो पुनः उत्पन्न होने में बहुत अधिक समय लेता है, यानी फिर से उत्पन्न होने में बहुत अधिक समय लेता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है सूर्य, हवा ऊर्जा। ठीक है, और इसका अनवीकरणीय का क्या है? कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम क्या हो गया? अनवीकरणीय ऊर्जा हो गया, और नवीकरणीय ऊर्जा सूर्य और हवा हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? ठीक है, तो ये तीनों में कोई ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी तरह रहेगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, तो कौन हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, किस परिपथ में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है हमारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या करना है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पहचानने के लिए
जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा को पहचानने के लिए इस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को पहचानने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर है हमारा, इस दृष्टि दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, यानी दूर की वस्तुएं बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। ठीक है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामने की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि समीप की वस्तुएं का प्रतिबिंब, यानी समीप की वस्तुएं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। यह हमारा पास का वस्तु है और ये हमारा क्या है? नेत्र गोलक है और ये है रेटिना। ठीक है, तो पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, रेटिना के क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है। ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमारा रेटिना है। तो रेटिना के कहां बन रहा है? तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है हमारा, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वृद्ध लोगों को पढ़ने के लिए प्रायः चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों? यानी जब वृद्ध व्यक्ति है, यानी जो बूढ़े व्यक्ति है, उनको कुछ भी पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो उत्तर है हमारा, लगभग 60 वर्ष की आयु में दृष्टि का, लगभग 60 वर्ष जब हो जाता है तो उसमें दृष्टि का निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? निकट बिंदु क्या हो जाता है? 200 सेंटीमीटर हो जाता है। युवा अवस्था में सामान्य दृष्टि की सीमा 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और हो कितना जाता है यहाँ पर? 200 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसे होने से पढ़ने में कठिनाइयां होती है और उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? तो उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? ठीक है, तो फोकस दूरी यानी F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R/2 होता है। R हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ बटे 2, काट देगा 10 बार में काट देगा, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर है हमारा, इस दोष के व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है। इसका अभिप्राय यह है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पास जाके नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।